अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक फ्रॉम द मुनीब टिप्स स्टूडियो। कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर साइंस। आपको पता है हमने शुरू किए हुए है 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है, 10th की भी न्यू बुक आ गई है। 10th की बात हो रही है और चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और अब हम डाटा साइंस डेटाबेसेस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। रूटीन के मुताबिक इसकी भी 2 ही वीडियोस बनाई जाएंगी। तो जनाब चलते हैं चैप्टर 1 के अंदर। पता लगता है कि इस चैप्टर में है क्या। पहले तो ये मालूम करते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि डाटा का क्या कंसेप्ट है। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें डेटाबेस का क्या कंसेप्ट है। हम आए दिन डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। फिर डाटा साइंस लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। आप लोग सर्वे करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। फिर अब जब डाटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो फिर डाटा को क्लीन करना ज़रूरी है, उसको वैलिडेशन ज़रूरी है कि कंफर्म हो कि डाटा सही इकट्ठा किया गया है या गलत इकट्ठा किया गया है। फिर वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे डाटा को मैनेज करते हैं, वो है SQL। उसके बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल भी करेंगे। आखिर में पढ़ेंगे कि डाटा को खूबसूरत तरीके से विजुअलाइज कैसे करना है। आपने बार चार्ट्स देखे हुए हैं, ग्राफ चार्ट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, ये क्या चक्कर होता है, समरी क्या होती है। और सबसे पहले एमसीक्यूज भी पढ़ने जा रहे हैं। कुछ आपको आवाज आ रही है क्योंकि नोज मेरा बह रहा है। आज जनाब कल एलर्जी हो गई थी कॉलेज से वापस आते हुए। थोड़ा सा मौसम, अब आपको पता है कि बारिश कभी हो रही है कभी गर्मी, तो मौसम चेंज हो रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द डाटा लाइफ साइकिल, जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम का पता होगा तो आप आगे चलेंगे और अपना काम अंजाम देंगे। वो कौन सा मेथड है जिसमें आप लोगों का ओपिनियन जो है वो कलेक्ट करते हैं। सर्वे होता है। जब हम सर्वे करते हैं तो जनरली हमारे सामने जो है ना एक इंफॉर्मेशन आ जाती है सबके बारे में। व्हाट इज बायस इन डाटा। बायस होता है कि तअस्सुब पर चीज मबनी होती है। तअस्सुब, आप फलां सुना जी फलां बंदा बड़ा बायस है उसके साथ, यानी तअस्सुब करता है। तो डाटा में तअस्सुब का क्या मतलब है कि आप जो है ना वो किसी एक साइड का डाटा ले लें और मुकम्मल लें। जैसे आप क्लास में सिर्फ बॉयज का डाटा ले लें और गर्ल्स का डाटा इकट्ठा ना करें तो ये बायस होगी बात। वो कौन सा टूल है जो कि चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब तो बड़े शानदार आ गए हैं टूल्स, और जिसमें से गूगल शीट जो है हमारे सिलेबस में शामिल है। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है जो रिलेशनल, याद रखें, टेबल की शक्ल में जो डाटा स्टोर होता है, यानी कॉलम और रोज की शक्ल में। जैसे आपके रिजल्ट होते हैं अमूमन, या अ, आपका जो हाजिरी का रजिस्टर होता है, कभी उसको आप देखें स्कूल में। तो ये जो डाटा स्टोर हो रहा है इस तरह कंप्यूटर के अंदर टेबल की शक्ल में, उसको रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। ये रिलेशनल डेटाबेस। इनमें से कौन सा चार्ट है जो कि कंपेयर करता है आपस में ग्रुप्स को, वो है बार चार्ट। बार्स बनी होती है ऊपर नीचे, आपने यकीनन देखा होगा। डाटा को एनालाइज करना या डाटा को समझने का मतलब क्या है, क्यों समझा जाता है, ताकि एक जैसी चीज़ों को जो पैटर्न्स हैं उनको अलहदा किया जाए और जो उसके बिना पर फैसले किए जाए। क्योंकि हो सकता है जब आप समझ रहे हो किसी भी मसले को तो आपको याद आ जाए कि मैं पहले भी इससे मिलता जुलता काम कर चुका हूँ। वो कौन सा टूल है जो कि डाटा विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो अभी हमने गूगल शीट की है, पर ये उससे ज़्यादा जो है एडवांस टूल है, क्योंकि एडवांस का पूछा जा रहा है। ये गूगल डाटा स्टूडियो है। अब तो गूगल पाकिस्तान में भी आ गया। इस्लामाबाद में मैंने बाकायदा अपना ऑफिस जो है वो ओपन कर दिया। बड़ी अच्छी है, बड़ी गुड न्यूज़ है। और सुनने में आ रहा है कि 1 साल के लिए जो है ना स्टूडेंट्स को जेमनी भी फ्री दे रहे हैं। जो जेमनी का नैनो बनाना नैनो जो वर्जन है, नैनो बनाना प्रो, इस तरह का वो फ्री दे रहे हैं, सुनने में आ रहा है। व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टोरिंग डाटा। डाटा को स्टोर करने से पहले डाटा की सफाई करें। जो चीज़ें एक जैसी बेशुमार इकट्ठी होगी उसको सॉर्ट आउट करें
और वैलिडेट करें कि जो डाटा आपने इकट्ठा किया है किसी के बारे में क्या वाकई दुरुस्त है। वो कई तरीके होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डाटा को वैलिडेट कैसे करते हैं। डाटा सोर्स हम पढ़ चुके हैं कि कई तरीके से डाटा इकट्ठा होता है और हमारे किताब के मुताबिक जो सर्वे फर्म्स होते हैं ये एक अहम सोर्स है डाटा इकट्ठा करने का। What is the importance of understanding a problem before collecting data? डाटा को कलेक्ट करने से पहले प्रॉब्लम है क्या, इसको समझना ये क्यों जरूरी है, वो पूछा जा रहा है पेज 71 पे। आप शुरू करेंगे जी अंडरस्टैंड, यहाँ शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन DSLC। इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा मसला क्या है और हमने डाटा किस चीज को कलेक्ट करना है, तो हम रॉन्ग डाटा जो है ना वो कलेक्ट करना शुरू करेंगे, जो जो रिजल्ट है वो हमारे लिए यूजलेस होगा और गलत होगा। ये डाटा स्टूडेंट्स का इकट्ठा करते जा रहे हैं और आपने स्टूडेंट के बजाय उनके घर वालों को डाटा इकट्ठा करना शुरू कर लिया है, तो ये यूजलेस चीज होगी है, टाइम वेस्टिंग भी होगी है और रिजल्ट भी गलत देगी। फिर सपोज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, आप उनका रिजल्ट बनाने के लिए उनके मार्क्स चाहिए आपको, ना कि आप उनका फादर का नाम पूछे, उनका फोन नंबर पूछे, घर का एड्रेस पूछे, उनकी एज पूछे। स्टूडेंट्स की एज का रिजल्ट से कोई तलक नहीं है, आपने उनके सब्जेक्ट्स पूछने हैं, उनका रोल नंबर पूछना है और नाम पूछना है। तो ये चीज बड़ी समझनी जरूरी होती है, वरना गलत डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। जनाब अगला सवाल है, नेम एनी, कोई से दो मेथड बताएं जिससे डाटा कलेक्ट हो सकता है और उनकी एक एक एग्जांपल भी देनी है, पेज 73। जनाब दो जो है ना वो तरीके हैं, एक सर्वे है। अब ये सवाल टेक्निकली थोड़ा सा बड़ा बन गया है, मेरा ख्याल है उन्होंने पहले सिर्फ दो नाम पूछे हैं और एग्जांपल उन्होंने पूरी पूछी है। फिर दोबारा सवाल को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने नेम पूछा है, यानी दो तरीके बताएं जिससे डाटा कट हो सकता है, ये सिर्फ नाम बताने हैं मगर आगे एग्जांपल देनी है। ये थोड़ी सी एक लाइन में डिटेल हो जाएगी। तो आते हैं चैप्टर नंबर पेज नंबर 73 पर। आप बता दें जनाब, देर आर टू कॉमन मेथड्स टू कलेक्ट डाटा। नंबर वन है सर्वे, बस खाली सर्वे लिखकर और नीचे एग्जांपल ये दे दें कि हम मसलन मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी स्पोर्ट्स है वो स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, तो हम एक सर्वे क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ बच्चों से सवाल पूछेंगे। जैसे पहला सवाल कॉमन सेंस है, यही होगा कि आपको कौन सी गेम ज्यादा पसंद है, पर साथ में अब हो सकता है कि वो सिर्फ देखने की हद तक बात करो, खेलता ना हो, तो फिर अगली बात कंफर्म करनी है कि क्या आप अक्सर औकात इस गेम को खेलते भी हैं, और अगर खेलते हैं तो दिन के किस वक्त में अमूमन आप खेलते हैं। तो इस तरह एक सर्वे के लिए डाटा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए सिर्फ नाम देना है, नंबर वन सर्वे, और उसके बाद एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद देना है नंबर टू APIs एंड ऑनलाइन सोर्सेज। फॉर एग्जांपल स्कूल जो है वो अटेंडेंस कर है API टू पुल। अगर आपको ये API मुश्किल लग रहा है तो एक नीचे आसान भी है, एक वेब स्क्रैपिंग भी है। मर्जी तो फिर ये कर लें, जो आपको मर्जी कर लें करना, दोनों वेब स्क्रैपिंग भी ठीक है लेकिन AI बेहतर है, ये जो ऊपर बताया जा रहा है। APS एंड ऑनलाइन सोर्सेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, पूरा बताना। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस जो है वो कर रहा है, तो उसकी जो है बेस पर वो रिपोर्ट बनाता जा रहा है डेवलपर की मदद से। अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो IoT वाला कर लें या फिर अपना आप वेब स्क्रैपिंग वाला कर लें। चलिए वेब स्क्रैपिंग आसान है, एक बच्चे के साथ वेब स्क्रैपिंग करते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर लेते हैं। इसका मतलब होता है जो अमूमन जब आप किसी को प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप खास तरीके से जो है ना वो डाटा कलेक्ट करेंगे पब्लिक फ्रॉम वेबसाइट से डाटा कलेक्ट। तो a business student may scrape extract prices of snacks from online store to compare them with school canteen price। सपोज आपके कैंटीन लगी हुई है और आप उसकी कीमतों को जो है ना वो अमूमन चेक करना चाह रहे हैं कि मार्केट में समोसे का या सैंडविच का क्या रेट है, या चाय की प्याली या कॉफी का क्या रेट है, तो वो आप इस तरह वेब से सर्च करके एक आइडिया ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है डाटा को कलेक्ट करने का। तो ये ठीक है, एक वेब स्क्रैपिंग का लें, उसकी एग्जाम्पल दे दें, और नंबर वन पे जो है वो सर्वे था और उसकी एग्जांपल दे दें, API छोड़ दें। दो सवाल हो गए।
अगला सवाल है जी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनिंग डाटा? डाटा को साफ करने का मतलब ये है कि साबुन बाल्टी की मदद से उसको रगड़ दें डाटा को ताकि साफ हो जाए, फर्श चमक जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर डाटा की बात हो रही है, ये फर्श की बात नहीं हो रही। पेज नंबर 85 पे चलते हैं। इसका बड़ा आसान जवाब जो है वो समरी में लिखा हुआ है। डाटा क्लीनिंग डेफिनेशन पूछी जा रही है। यहाँ से शुरू करेंगे जो मैंने अपने पास से लिखा है। क्लीनिंग मीन टू रिमूव द मेसी और रॉ डाटा, यानी ऐसा डाटा जिसका मकसद कोई था और कलेक्ट हो चुका है, रॉ डाटा। मेसी और रॉ डाटा मस्ट बी क्लीन बाय रिमूविंग डुप्लीकेट्स। इसके लिए तरीका ये होता है कि हो सकता है एक स्टूडेंट के 2 दफा रिकॉर्ड ऐड आ गए हो या उसका रिकॉर्ड गलत हो चुका हो, तो उसको एरर्स को ठीक करना और डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को रिमूव करने का नाम क्लीनिंग है। सिर्फ क्लीनिंग का पूछा जा रहा है, वैलिडेशन का नहीं पूछा जा रहा। तो जवाब दोबारा सुन लें। क्लीनिंग मीन टू रिमूव द मेसी और रॉ डाटा। Messy raw data must be cleaned by removing duplicates and fixing errors to ensure the results are trustworthy. जबरदस्त जवाब है भाई। हो सकता है 3 नंबर से ज्यादा नंबर मिल जाए। और दूसरा, आपको पता लग गया है सिस्टम चेंज हो चुका है। अब MCQ 50% आएंगे। मैं एक दफा सिलेबस खत्म हो जाए, 9 से अभी शुरू है, आपके अगले साल बारी आएगी 10वीं वालों की, इसलिए आप फिलहाल ना घबराएं। 9वीं वालों को थोड़ा सा घबराने की जरूरत है, क्योंकि 60 MCQ उन्हें करना है, आधे आधे नंबर का, और 20 MCQ बीच में से सिनेरियो बेस होंगे। हाँ जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। अब इस अगली चीज पूछी जा रही है, डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही बल्कि वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है कि डाटा को वैलिडेट करने का फायदा क्या है, क्यों जरूरी है। वैलिडेट का मतलब होता है, मैंने बताया कि चेक करना कि क्या वाकई हमने जो डाटा इकट्ठा किया है वो दुरुस्त है। तो पेज नंबर 75 इसका जवाब है। We need to check if the data is correct, complete, and ready for use. This step ensures that the data we analyze later is trustworthy। ये उसकी इम्पोर्टेंस है, ताकि जब बाद में हम इस डाटा को यूज कर रहे हो और उसके बेस पर एनालिसिस कर रहे हो, तो हमें ये यकीन हो कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो दुरुस्त डाटा कलेक्ट किया है। अमूमन जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या बिजनेस में, सपोज अगर कोक वाले कहते हैं जी हमारे फलां शहर में ज्यादा कोक नहीं बिक रही, तो डाटा इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, और उसकी बेस पर चेक किया जाएगा कि क्या वजूहत है, यहाँ पर पेप्सी ज्यादा क्यों बिक रही है, कोक ज्यादा क्यों नहीं बिक रही। तो अगर डाटा सही कलेक्ट होगा तभी सही डिसाइड होगा, और तब भी आप उसको एनालिसिस कर सकेंगे। तो ये जवाब देना था वी नीड से लेकर वी नीड। अगला सवाल जनाब करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विजुअलाइजिंग डाटा यूजिंग चार्ट्स। ये जो आप ग्राफ बनाते हैं, बार चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, डाटा को खूबसूरत तरीके से विजुअलाइज करते हैं, शक्लें बनाते हैं, समझाते हैं, जिस तरह के एक एग्जांपल हम फ्लो चार्ट्स की सूरत में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या फायदा होगा डाटा को विजुअलाइज करने का? पेज नंबर 80। जनाब यहाँ लिखा हुआ है कि डाटा विजुअलाइजेशन। अब देखिए वो एक ही बात है, इंपॉर्टेंस या क्यों, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्यों पूछा जा रहा है, क्यों, तो आप बता दें कि इट मेक्स डाटा इजियर टू अंडरस्टैंड। ये हमें पैटर्न्स दिखाता है, एक मतलब हमें अच्छी पूरी की पूरी तस्वीर अचानक हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने आ जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है। और हेल्प शेयर आइडियाज क्लियरली इन प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स। ये तीनों तीनों पॉइंट बताने, अच्छी बात है। 3 नंबर का होता है सवाल, तो तीनों बात बता देंगे। वैसे वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जैसे अगर एग्जांपल है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, अगर आप कहते हैं जी कि 10 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो हम इसको बार चार्ट की शक्ल में भी दे सकते हैं, तो वो देखने में ज्यादा खूबसूरत लगेगा कि क्रिकेट खेलने वाले कितने, हॉकी जो है किनको पसंद है, फुटबॉल किनको पसंद है, पबजी किसको पसंद है, टिकटॉक मिक किसको पसंद है, क्या नाम है वो, क्लैश ऑफ क्लैन मलैन और वो। तो ये कोई गेमें तो नहीं है, गेमें तो वो हैं जो आप फिजिकली खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, उसके बाद फुटबॉल, ये गेम्स हैं। अगला सवाल, ये पबजी मबजी जो है ये टाइम का ज़िया है। थोड़ा बहुत चले ठीक है, 5-10 मिनट, 5 मिनट खेलें, 10 मिनट खेलें, क्योंकि गेम किसी हद तक आपके IQ लेवल बढ़ाती हैं, जहन को तेज करती हैं, पर इसका मतलब नहीं कि मुसलसल खेलते रहे। 5-10 मिनट बड़ा होता है।
हाउ डज बायस डाटा एमसीक्यू कर चुके हैं, तस पर मबनी डाटा का क्या मसला, अगर ये ऐसा डाटा इकट्ठा करेंगे तो उसका रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, ये सवाल कंसेप्चुअल है। इसका जवाब उस्ताद मोहतरम ने लिखा हुआ है। Bias in data can lead to inaccurate or unfair results because the data does not fairly represent the whole population. This can cause wrong conclusions and decisions. इसकी बुनियाद पर जो नतीजा निकाला जाएगा वो गलत होगा और जो फैसले किए जाएंगे वो भी गलत होंगे, क्योंकि आपने डाटा इकट्ठे करते हुए तसब पर मबनी जो है ना वो काम किया था। आपने दयानतदारी से डाटा इकट्ठा नहीं किया था। अगली बात, कोई दो स्टेप बताएं जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि कैसे अब जो है ना क्लीन मैसी सर्वे। आपने सर्वे किया था, डाटा कलेक्ट किया, मगर उसमें रॉ डाटा आ गया, मेसी डाटा आ चुका है, बार बार रिपीटिशन आ गई है, रिकॉर्ड की भरमार हो चुकी है, एक जैसा डुप्लीकेट्स आ गए, तो कैसे इनको ठीक करेंगे, डाटा को साफ कैसे करना है, सवाल सिर्फ ये पूछे जा रहे हैं। पेज 77 पे गल मुकदी मुकाओ, वोट अपने आप पे पाओ। पहले, द फॉलोइंग आर द फ्यू बेसिक स्टेप टू क्लीन डाटा। सबसे पहले तो एरर्स की जो है ना वो स्पेलिंग एरर्स ठीक करें। फुटबॉल ऐसे लिख देते हैं, फुटबॉल लिखिए, डबल एल होगा, जल्दी में अगर आप नहीं करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस्तेमाल करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो टाइटल होता है, यानी पहला लफ्ज हमेशा बड़ा होता है, अगला छोटा होता है। तो इस तरह क्रिकेट लिखने के बजाय आप इस तरह क्रिकेट लिखेंगे, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जो ये सबसे अहम पॉइंट्स है। जो रिडंडेंसी होती है, डाटा की बहुतात होती है, जो एक जैसा रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, उसको आप डिलीट कर दें। एक दफा पहले भी, यानी किसी जगह पे आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, बाद में गलती से फिर इकट्ठा कर दिया, कहीं आगे जाके फिर इकट्ठा कर दिया, तो उसको ठीक कर दें और वो डाटा इकट्ठा करें। कहीं आपने स्टूडेंट्स के जनाब पूछा कि कौन सी खेल खेलते हो, कहीं पूछा तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, तो उसके बजाय एक ही रिकॉर्ड बनाते जहां आप बताते भाई ये स्टूडेंट्स है, इसको ये सब्जेक्ट पसंद है और ये गेम खेलता है, तो पास जान छूट जाती, एक रिकॉर्ड में सारी चीजें आ जाती। ये चीज होती है, इसको कहते हैं डाटा को क्लीन करना। सबसे ज्यादा जो मसला बनता है वो डाटा रिडंडेंसी का ही बनता है, याद रखें डाटा बेसिस में। अब आप कहेंगे सर जी हमारी बला जाने डाटा बेसिस क्या है, तो बिल्कुल आपकी बला नहीं जानती, आपको ही जानना होगा, क्योंकि सिलेबस में शामिल है और आगे जाके 11वीं 12वीं में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यही सिलेबस अब आगे जाके डिटेल से पढ़ाया जाएगा। पाइथन होगी, ये डेटाबेस है, और जो नई किताब आई है उसमें हो सकता है एमएस एक्सेल पढ़ाई गई। आखिरी सवाल, पक्का जवाब। कोई से दो टूल के नाम बताने, फिर नाम बताने सिर्फ, जो कि चार्ट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोशिश कीजिए कि लाइन सीधी लगे। ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। पेज नंबर 81 पे चले जी। जनाब छोटा सा जवाब देना है कि गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स आर सिंपल येट पावरफुल टूल्स टू क्रिएट चार्ट्स ग्राफ्स फ्रॉम द टेबल्स। पूरी लाइन लिखनी है, जहां नहीं छुड़ानी। गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल जो शीट है वो भी शीट ही है, वो भी अकाउंटिंग शीट ही है एक्सेल की तरह। दे आर सिंपल येट पावरफुल टूल्स टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ फ्रॉम द टेबल्स। जो आपने डाटा दिया था उसकी बेस पर बड़े शानदार जनाब ये चार्ट्स और ग्राफ्स बनाते हैं, एक्सेल भी और गूगल शीट भी। गूगल शीट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऑनलाइन भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां पर काम किया वहीं छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम दोबारा याद आया तो किसी और मोबाइल से कंप्यूटर से ऑनलाइन हो जाए अपने ईमेल के जरिए, तो वही डाटा आपके सामने पड़ा होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे काम करने का। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग सवाल शुरू मैं जब भी कराता हूँ, एक पहले अहम चीज जो है वो आपने समझनी होती है, वो आप समझते नहीं है और जल्दी से वीडियो बंद कर देते हैं। तो पहले मैं आपको वो अहम बात समझा दूं, ये लीजिए सुने, ये बड़ा अहम पैगाम है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये होती है बात।